नमस्कार। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज़ में आपका फिर एक बार स्वागत है। और हम देख रहे हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लॉसियस थ्योरम और कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो इससे पहले हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, जिसके अंदर सेकेंड लॉ हमने देखा था। सेकेंड लॉ के बाद हमने हीट इंजन, हीट पंप के बारे में जो है वो डिटेल में समझा। केल्विन प्लग स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट था उसमें। उसी में एक बंदा था ना, ठीक है, उसका नाम था क्लॉसियस। तो जो क्लॉसियस नाम का बंदा था, उन्हीं ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको कहते हैं क्लॉसियस थियरम। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा थियरम है। पहले इसको देख लेते हैं और इसको समझते हैं, राइट। तो थियरम इज वेरी सिंपल। द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल इज इक्वल्स टू जीरो। बस इतना ही है, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं। ओके, इसको डिराइव नहीं करना है, डेरिवेशन में बहुत टाइम जाएगा, राइट। और आपके लिए अभी काम का नहीं है डेरिवेशन। अभी हम जो है वो सिर्फ उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ओके, लेट अस हैव अ रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, जैसे कि ये एक पीवी डायग्राम है अपना। ओके, और पीवी डायग्राम के अंदर हम जो है वो एक साइकिल लेते हैं जो कि रिवर्सिबल वन है। लेट्स से साइकिल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 2 पहली प्रोसेस है, और दूसरी प्रोसेस जो है वो इस तरह से हो रही है 2 to 1। दोनों ही प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो जब आप इसको रिवर्स करते हो तो आपको एक रिवर्सिबल साइकिल भी मिल जाएगी, राइट। मतलब साइकिल शुरू होती है 1 से, खत्म होती है 1 पे। सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर है। और क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो पावर प्रोड्यूसिंग है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होती तो पावर कंज्यूमिंग होती। वो सारी बातें हम जानते हैं। ओके, समझने वाली बात यह है कि पहली साइकिल, उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, इन द फर्स्ट प्रोसेस, नॉट साइकिल, इन द फर्स्ट प्रोसेस 1 to 2, ठीक है। लेट्स से देयर इज सम हीट इंटरेक्शन जो कि है dq1। ओके, कुछ ना कुछ तो हीट इंटरेक्शन होगा, और वो हीट इंटरेक्शन जो है वो कुछ टेम्परेचर के रिलेटेड होगा ना, ठीक है। क्योंकि मान लो कि ये एक हीट इंजन है, राइट, क्योंकि ये पावर प्रोड्यूसिंग है। तो अपने पास आएगा एक सोर्स जो कि है T1 टेम्परेचर पे। बाद में ये साइकिल जो है वो रन होगी, ओके। और बाद में हमको मिलेगा लास्ट टेम्परेचर जो कि है सिंक लास्ट, मतलब कि लोअर टेम्परेचर, और बदले में कुछ ना कुछ वर्क मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है उसमें हम मान लेते हैं कि भाई पहला जो प्रोसेस हो रही है 1 to 2, उसके अंदर dq1 जितनी हीट जो है वो आ रही है, और वो जो हीट आ रही है वो T1 जितने टेम्परेचर के सोर्स से आ रही है, ठीक है। जो dq1 हीट आ रही है वो T1 टेम्परेचर सोर्स से आ रही है, और बाकी की हीट मतलब कि dq2 हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है। dq2 हीट रिजेक्ट हो रही है T2 जितने हमारे सिंक के T2 टेम्परेचर वाले सिंक पे। आ रहा है समझ में, राइट। मैं यहाँ पे dq इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जो हीट इंटरेक्शन है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो, राइट। सो वेरी स्मॉल हीट इंटरेक्शन इज देयर, राइट। तो 1 to 2 के अंदर dq1 हीट ट्रांसफर, ओके, और वो हीट कहाँ से आ रही है? T1 रिजर्वायर से, T1 सोर्स से आ रही है, राइट। 2 to 1 प्रोसेस के जो दरमियान dq2 जो है वो हीट ट्रांसफर हो रहा है, और T2 जितना जो हीट है वो रिजर्वायर के अंदर वापस जा रहा है, सिंक में वापस जा रहा है। तो पहले वाले में जब आप लेते हो इंटीग्रल dq बाई टी, राइट, और वही इंटीग्रल आप दूसरे वाले में भी ले सकते हो dq बाई टी, ठीक है। यहाँ पे dq1 बाई टी, dq2 बाई टी। क्या कह रहा है क्लॉसियस थ्योरम की साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq बाई टी फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल इज जीरो। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन करो। साइक्लिक के लिए ये सिंबल है, आपने पढ़ा होगा अपने क्या कहते हैं कैलकुलस में। सो dq बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल फॉर अ साइकिल हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो साइकिल है ना, फॉर द साइकिल 1 dq1 बाई टी, एंड प्लस फॉर द साइकिल 2 dq2 बाई टी, ये जो एडिशन आप करेंगे वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन अल्टीमेटली क्या होता है? इंटीग्रेशन अल्टीमेटली तो एडिशन ही है, ठीक है। सो एडिशंस ऑफ dq बाई टी फॉर ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेसेस इन अ रिवर्सिबल साइकिल विल बिकम जीरो, जिसको कहते हैं हम
साइक्लिक इंटीग्रल, ठीक है। और ये दिखाने के लिए कि ये रिवर्सिबल के लिए है, हम यहाँ पे r लिख दे रहे हैं। तो इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल ऑफ dq by t इज ऑलवेज 0, दैट इज द क्लॉसियस थ्योरम, ठीक है। अब इसका यूज किस तरह से करना है, सिंपल सा लॉजिक है। मान लो कि आपको बहुत सारी साइकिल्स दे रखी है, मल्टीपल साइकिल्स आर गिवन टू यू, ठीक है। तो उस मल्टीपल साइकिल्स जो आपको दे रखी है उसमें आपको करना ये है बस कि dq by t, dq by t, dq by t उसको जो है वो 0, उसको ऐड करके बाद में 0 बनाते जाओ। सिंपल सा जो है वो बहुत ही क्वेश्चन इसमें से बन जाता है, राइट। जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, लेकिन ये जो है वो अभी हमारा थियरम है, ओके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे एक आपको टर्म नहीं देखने को मिली ना, विच इज dq by t टर्म, राइट। द टर्म dq by t, this is a new term for you and this term is nothing called, it is called entropy, right, or I should say change in entropy, right, change in entropy, because dq by t can be written as ds, dq by t can be written as ds, right. This is called change in entropy or it is a formula for entropy, right. यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि एंट्रोपी के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी कि एंट्रोपी और कुछ नहीं है बट इट इज़ द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो सारी बातें आपने पढ़ी होगी, ओके। और एंट्रोपी को इस तरह से जो हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि dq इज इक्वल्स टू TdS, ये भी तो मैं कह सकता हूँ ना, एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे ये समझनी है कि dq by t इज इक्वल्स टू ds। ds का मतलब भी यही होता है कि भाई डिफरेंस बिटवीन एंट्रोपीज, मतलब कि अगर ये 1 to 2 प्रोसेस है तो S2 माइनस S1 हो गया, ठीक है। S2 माइनस S1 का मतलब क्या हुआ, S2 मतलब कि एंट्रोपी एट स्टेट 2, ठीक है, एंट्रोपी एट 2, और S1 का मतलब हो गया एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एट 1। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि भाई एंट्रोपी जो है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती है, बिल्कुल यही हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन, ठीक है। तो ये बात समझनी है, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे ये भी समझना है कि एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे वो जरा आप सोचो अपने दिमाग में कि एंट्रोपी को एक्सटेंसिव मैंने बोला है तो एक्सटेंसिव क्या होता है, ठीक है। वो आप जो है वो थोड़ा सोचो, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दो प्रॉपर्टी थी, राइट। उसके बारे में आपको खुद से थोड़ा सोचना है। दूसरी बात, एंट्रोपी का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एंट्रोपी का अगर मुझे यूनिट चाहिए तो ऊपर है Q, ठीक है, ऊपर है dQ, नीचे है T, तो क्या हो गया जूल पर केल्विन, अगर ऐसा यूनिट बनाते हैं तो, ठीक है। तो जूल पर केल्विन जो है वो आपका ऐसा यूनिट बन जाएगा, ठीक। तो ये जो है वो एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन था, ज़्यादा डिटेल में मुझे डिस्कशन करना नहीं है इसलिए इसको ऊपर ऊपर से थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझने वाली है, राइट। जो 2-3 कंसेप्ट आपको समझना है उसको ज़रा आप ध्यान से समझना। मान लो कि आपकी प्रोसेस जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो कि है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस है मान लो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो DQ क्या हो जाएगा 0, मतलब कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर ना, सो DQ हो जाएगा 0। अगर DQ 0 होता है तो 0 इज इक्वल्स टू TdS होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। तो DS क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा 0। अगर DS 0 होता है इसका मतलब ये हुआ कि आपका S जो है वो कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि S विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0, यस और नो, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, कोई प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, तो वो कैसी है, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है, या फिर उसके लिए एक वर्ड यूज होगा, कौन सा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कौन सा,
आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कैसी होती है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। एंट्रोपी का चेंज पहले स्टेट पे और दूसरे स्टेट पे क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये कंसेप्ट आपको खास समझना है और ध्यान से एकदम जो है वो दिमाग में बैठा लेना है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कैसी होती है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो है वो होती है, उसके अंदर एंट्रोपी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? कार्नोट साइकिल पढ़ी थी हमने, याद है? ठीक है, तो हमने कार्नोट साइकिल पढ़ी थी एक। मैं यहाँ पे कार्नोट साइकिल क्यों ला रहा हूँ? क्योंकि एक छोटा सा काम है, राइट? एक कंसेप्ट वहां पे भी है जो एंट्रोपी के रिलेटेड है, तो उसको वहां पे एंट्रोपी को वहां पे भी घुसाते हैं थोड़ा। तो कार्नोट साइकिल में अगर हम पीवी डायग्राम बनाएं तो पीवी डायग्राम तो कुछ ऐसा बनेगा ना भाई कि सबसे पहली प्रोसेस कौन थी? 1 to 2 1 to 2 was the reversible isothermal process. It was isothermal process और उसमें हीट एडिशन हो रहा था, सो इट वाज हीट एडिशन, Q1 जितनी हीट हम जो है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी प्रोसेस थी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस थी और उसके अंदर जो है वो एक्सपांशन हो रहा था। तीसरी प्रोसेस जो थी वो थी रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन प्रोसेस, तो इसके अंदर हीट रिजेक्ट हो रही थी Q2 जितनी, और इट वाज आइसोथर्मल ओनली, ये भी था आइसोथर्मल। तो ये 3 to 4, और जो लास्ट प्रोसेस थी, ठीक है, उसके अंदर वापस से एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही थी, राइट, एंड इट वाज एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे था एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस, यहाँ पे था एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये चार सिस्टम, ये चार प्रोसेस मिला के हमारी कार्नोट साइकिल बनती थी। लेकिन ये था पीवी डायग्राम, राइट? ये कौन सा डायग्राम था? पीवी डायग्राम। और पीवी डायग्राम का जो एक एरिया है वो हमको वर्क देता है, वो हमने बात कर रखी थी। ठीक है, अगर आप पीवी डायग्राम का एरिया लोगे तो आपको वर्क मिलेगा, क्लियर है? लेकिन जब हम बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में, तो एंट्रोपी को कौन सा डायग्राम में दिखाएंगे? तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है हमारे सामने, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं टीएस डायग्राम। क्या बोलते हैं? टीएस डायग्राम। ठीक है, मतलब टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, इसको जरा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। टीएस, पीवी के बजाय क्या आ गया? टीएस। अब देखो, पहली प्रोसेस कौन सी थी भाई? पहली प्रोसेस थी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या हो गया? पहली प्रोसेस है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, dq इज इक्वल टू TdS, ये हमने फॉर्मूला लिखा, राइट? अब अगर आपको याद होगा तो 1 to 2 प्रोसेस जो कार्नोट साइकिल में थी, उसमें क्या होता था कि टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट था, ये ध्यान में रखना है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कि T1 इज इक्वल टू T2, लेकिन हीट ट्रांसफर हो रहा था तो हीट बढ़ रही है। ठीक है, हीट इज इंक्रीजिंग, सो dq आपका जो है वो इंक्रीज हो रहा है, dq इंक्रीज हो रहा है। अगर dq इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ? ds भी इंक्रीज होगा। सिंपल सा फॉर्मूला में दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला, ऊपर का फॉर्मूला जरा ध्यान से देखो। ऊपर का फॉर्मूला में अगर आप dq बढ़ाते हो, अगर आप t को कांस्टेंट रखते हो तो ds ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना भाई। ठीक है, तो ds भी बढ़ेगा, इसका मतलब कि आपकी एंट्रोपी बढ़ेगी पहली प्रोसेस में। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर मुझे कोई ऐसी लाइन दिखानी है टीएस डायग्राम में, अब टीएस डायग्राम पे ऊपर आ जाओ, आपका फोकस टीएस डायग्राम पे होना चाहिए। मुझे ऐसी लाइन दिखानी है कि जिसमें T1 इज इक्वल्स टू T2 दिखे, लेकिन S जो है वो इंक्रीजिंग दिखे, तो कैसे दिखाऊंगा मैं? एग्जैक्टली मैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं बनाऊंगा 1 to 2, तो वो किस तरह से दिखेगा? मुझे इस तरह से दिखेगा, देखो। ठीक है, सो दिस विल बी द T1 इज इक्वल्स टू T2, मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये दिखाई आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, बट आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है। आई बात समझ में? ठीक है, तो 1 to 2 प्रोसेस जो पीवी डायग्राम में कर्वेचर थी, ठीक है, मतलब स्लोप था, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई। क्लियर? अब जरा समझो आगे। अब 2 to 3 प्रोसेस, 2 to 3 प्रोसेस जो है वो कैसे होगी? 2 to 3 प्रोसेस इज एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस।
मैंने अभी भी बात की, राइट। 2-2-3 प्रोसेस। एडियाबेटिक है मतलब कि DQ 0 है, DQ 0 है मतलब कि DS ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अगर DS 0 है तो S कांस्टेंट हो जाएगा, S कांस्टेंट है तो उसका मतलब है कि S2 और S3 सेम होना चाहिए, ठीक है। तो S कांस्टेंट, S2 S3 सेम हो गया, तो फिर इस प्रोसेस को कैसे दिखाएंगे, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस कैसे दिखाएंगे? सिंपल सा लॉजिक है ना भाई। अगर मैं इस तरह से स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनाता हूं, ओके, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, तो ये बन गई मेरी कैसी प्रोसेस बन गई है? इस प्रोसेस में S2 और S3 दोनों सेम हो जाएंगे। सो दिस इज माय आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस, ओके। दिस इज एडियाबेटिक एक्सपांशन, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब अगेन जो अगली वाली प्रोसेस है 3 to 4 वो है आइसोथर्मल प्रोसेस अगेन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस लेकिन उल्टी डायरेक्शन में है, तो उल्टी डायरेक्शन में आइसोथर्मल प्रोसेस होगी 3 to 4 लाइक दिस। यहां पे आ गए हम, ठीक है। तो यहां पे T3 इज इक्वल्स टू T4, सो इट इज आइसोथर्मल, ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। और अगेन इसमें ऊपर जाएंगे तो यहां पे पहुंच जाएंगे एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो आखिरी प्रोसेस है जिसमें T1 नहीं, S1 इज इक्वल्स टू S4, मतलब कि हो गई कौन सी प्रोसेस? ये एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, राइट। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रोसेस, ये जो दो प्रोसेस है 2 to 3, उसको हम बोल सकते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, राइट। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो जो पीवी डायग्राम में कार्नोट साइकिल थी उसी को हमने पीवी डायग्राम में पीवी डायग्राम को हमने टीएस डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, कार्नोट साइकिल, ठीक है। अब आखिरी कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। आखिरी मतलब हालांकि इसमें कंसेप्ट ही कंसेप्ट है, लेकिन जो है वो इस वाले कंसेप्ट में आखिरी कंसेप्ट, समझ रहे हो, कंसेप्ट में कंसेप्ट, ठीक है। तो हमने एक चीज देखी थी कि भाई पीवी डायग्राम अगर तुम्हारे पास है, राइट, तुमने एक प्रोसेस ऐसे बनाई 1 to 2, मतलब सिस्टम ने प्रोसेस की, तो एरिया बिलो द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, एरिया बिलो द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, ये क्या देगा आपको? क्या देगा? बिल्कुल सही, दिस विल गिव यू वर्क डन, ठीक है। एरिया बिलो द कर्व ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, राइट, इट विल गिव यू द वर्क डन। तो एरिया बिलो पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम एक्सिस विल गिव यू वर्क डन। लेकिन अगर आप टीएस डायग्राम में हैं, ठीक है, हाँ थोड़ी ये लाइनें इधर उधर जा रही है तो थोड़ा उसको समझ लेना तुम, राइट। टीएस डायग्राम में है, अगर मैं इस तरह से एक जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, ठीक है, 1 to 2, इसके नीचे का अगर तुम एरिया लोगे ना, इसके नीचे का एरिया, राइट, तो ये एरिया, देन द एरिया बिलो द कर्व इन टीएस डायग्राम इट विल गिव यू हीट ट्रांसफर, ठीक है। क्यू मतलब कि हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट। सो दिस इज एरिया बिलो द कर्व ऑन टीएस डायग्राम, ऑन विच एक्सिस? ऑन एंट्रोपी एक्सिस, ठीक है, ऑन एंट्रोपी एक्सिस। अगर एंट्रोपी एक्सिस के ऊपर जब आप एरिया लेते हो तब आपको क्या मिल जाएगा भाई? तब आपको मिल जाएगा हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो अगर आपको वर्क ट्रांसफर चाहिए आप पीवी डायग्राम बनाओ, अगर आपको हीट ट्रांसफर चाहिए आप क्या बनाओगे? यू विल मेक अ टीएस डायग्राम। फॉर्मूला भी उसी तरह से है ना, फॉर्मूला तरह देखो बहुत सिमिलरिटी है भाई यहाँ पे, जैसे कि dw इज इक्वल्स टू pdv, ये याद है, dw इज इक्वल्स टू pdv। यहाँ पे क्या है देखो जरा, dq इज इक्वल्स टू tds, राइट, w की जगह पे q, p की जगह पे t, v की जगह पे s, ठीक है। कितनी समानताएं हैं चीज़ों में, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स में यही समझना है एक्चुअली कि किस तरह से वर्क और हीट के बीच में इंटरेक्शन होता है, एंट्रोपी, एनर्जी,
इक्विलिब्रियम, यही सारी चीज़ें जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमको समझनी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कुछ बेसिक है, उसको थोड़ा सा अगर हम ध्यान से समझ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको आगे जाके उसको समझने के अंदर कोई भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो दिस वॉट इट फ्रॉम दिस कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।